और जैसा हमने आपको कहा कि मंगलवार है, टैक्स को लेकर आज विशेष चर्चा होगी और आज की विशेष चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सुधीर कौशिक जी, को फाउंडर और सीईओ हैं taxplanner.com से। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, शो में जुड़ने के लिए। और आज जो है वो हम म्यूचुअल फंड इक्विटी में जो टैक्स का गुणागणित है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रा सबसे पहले तो ये बताइए कि म्यूचुअल फंड में जो टैक्स का पूरा गणित है ये है दरअसल क्या, और किस तरह से किन किन पहलुओं पर हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हम रिडीम भी कर रहे हैं या हम अगर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर रहे हैं। एक तो मैं छोटी सी करेक्शन करना चाहूंगा, हमारी कंपनी का नाम टैक्स स्पैनर है, टैक्स प्लानर नहीं है। अच्छा, ठीक है, शुक्र, माफी चाहे। जो म्यूचुअल फंड जिनको गेन होता है जब वो रिडीम करते हैं तभी टैक्स लगता है, ये ध्यान रखना है। तो हम जनरली रिकमेंड करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि टैक्स का झंझट ही ना रहे। जब तक आपकी जरूरत नहीं है, पैसे को बार बार लेन देन करने की आवश्यकता नहीं होती है, पर फिर भी लोगों को कुछ कई बार थ्रिल होता है, कई बार डर होता है, फियर, तो वो ट्रांजेक्शन कर बैठते हैं चाहे ना चाहे। तो ऐसे में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, इसकी भी कैटेगरी होती है, डेट म्यूचुअल फंड है और इक्विटी म्यूचुअल फंड है, इसी तरह से उसको जो टैक्स की भाषा में है। तो जो इसमें 65% से ज्यादा इक्विटी में पैसा इन्वेस्टेड है उसे हम कहते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। और उन पर जो टैक्स है वो अप टू 1 लाख एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर को, अगर घर में 5 लोग हैं, 5 नाम से आप इन्वेस्ट करते हो, तो 5 लाख तक हर साल आप टैक्स फ्री इनकम कर सकते हो। इस पे कोई टैक्स नहीं है। इतने तक, ये मैं कमाई की बात कर रहा हूँ, गेन की बात कर रहा हूँ, सेल नहीं। कभी कभी लोगों को ये गलती हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारी इनकम, अगर म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो लिस्टेड है, अगर उस पर 1 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, ओवर एंड अबव 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स रेट सिंपल है अगर 1 लाख से ज्यादा फंड है, और तभी बेचना चाहिए जब जरूरत हो पैसा। तो कोशिश करो कि इससे ज्यादा सेल ना करनी पड़े, तो टैक्स बच जाएगा। ये एक तरह की प्लानिंग है, इसको हम इक्विटी हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। तो इसी तरह की इतनी ही फसल काटो जितनी खानी है, इसे ऐसे कहते हैं। और दूसरा है कि मेरे पास डेट म्यूचुअल फंड है, जो कि पहले बड़े ही आकर्षक हुआ करते थे, लेकिन हमारे सीतारमन जी ने उसको अब एक एफडी की तरह से कर दिया है। उसमें कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट या इंडेक्सेशन मिलता था, जिसकी वजह से वो हमारे टैक्स एफिशिएंट हो जाते थे एज कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट। अब वो समय नहीं रहा। अब डेट म्यूचुअल फंड पूरी तरह से शॉर्ट टर्म, यानी कि हर साल की इनकम जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है, उसके ऊपर कोई इंडेक्सेशन या कोई लोअर रेट का बेनिफिट नहीं है, वो आपके टैक्स स्लैब पे टैक्स होंगे। तो ये दोनों में फर्क आ चुका है। हाँ, हमारा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में अभी कोई फर्क नहीं है। उसमें बहुत सारे ऐसे मल्टी एसेट फंड्स हैं जो अगर 65% से ज्यादा इक्विटी उसमें है तो वो बेनिफिट भी आपको मिलता है। सपोज करो उसमें गोल्ड है या उसमें डेट कंपोनेंट भी है, तो भी वो टैक्स फ्री है, क्योंकि उसका इक्विटी ओरिएंटेड है, उसमें 65% हमारा इक्विटी है। तो आपको इन्वेस्ट करते हुए ध्यान रखना है कि हमने इस फंड में ज्यादा इन्वेस्ट करना है अगर टैक्स बेनिफिट चाहिए तो, और लॉन्ग टर्म है तो पक्का ही करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो हमारे पास अगर हमने कंटिन्यू किया और डिविडेंड मिल रहा है हमें, कुछ लोगों ने ग्रोथ फंड में किया है, कुछ लोगों ने डिविडेंड अब हमारी इनकम में, हमारे टैक्स स्लैब के जो भी 5%, 10% या 20 या 30 जो भी हमारा टैक्स स्लैब है, वो इंडिविजुअल के टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हम अगर ऐसे में डिविडेंड ऑप्शन ले रहे हैं तो क्या हमारी इनकम पहले से 20-30% स्लैब में है, तो उसकी जगह अगर हम ग्रोथ फंड लेंगे तो वो पैसा हमारा निकला ही नहीं, टैक्स से बच सकते हो, डेफरमेंट कर सकते हो। तो ये भी बात ध्यान रखनी है कि डिविडेंड किसको चाहिए, नहीं चाहिए तो उसको ऑप्शन को ना लें। अब कई बार हम फंड स्विच करते हैं, एक फंड से दूसरे फंड में जाते हैं, चाहे इक्विटी से दूसरे इक्विटी में जाएं, तो भी हमारा गेन या लॉस जो भी है वो बुक हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम फंड स्विच कर रहे हैं, ये यूलिप में ऑप्शन अवेलेबल है जहां पे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ये नहीं है, वो सेल माना जाएगा, वो रिडीम माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि मुझे फंड स्विच करते हुए भी इसको सेल की तरह से ट्रीट करना है। और आज की डेट में ये सारी इंफॉर्मेशन पहले शायद बच जाते, अब ये हमारे एआईएस में बकायदा हर रेगुलरली उनको अपडेट करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो ब्रोकर्स हैं। तो इसलिए इससे बचने का भी कोई रास्ता नहीं है कि हमने कुछ ट्रांजेक्शन कर दिए हैं और वो कहीं रिकॉर्ड में दिखेंगी नहीं, ऐसा नहीं है।
अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लिस्टेड इक्विटी शेयर में नहीं है, ये मैंने बात की लिस्टेड इक्विटी शेयर जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। आजकल हम कई बार स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर देते हैं, फैमिली के उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी शेयर्स हैं और वो भी इक्विटी शेयर्स हैं, लेकिन वो लिस्टेड नहीं है। या वो मेरी फॉरेन कंपनी में मुझे ईसॉप मिले हैं, वो भी शेयर्स हैं। तो वो जो शेयर्स हैं उनका ट्रीटमेंट अलग होता है। उनके लिए जो लॉन्ग टर्म है, अगर वो 2 साल से ज्यादा मैंने रखे हैं तब वो लॉन्ग टर्म होंगे। इसमें जो लिस्टेड है उसके लिए सिर्फ 12 महीने है, 1 साल है। लेकिन अगर मैंने वो अनलिस्टेड शेयर्स रखे हुए हैं जो इंडिया में नहीं लिस्टेड है, तो मुझे 24 महीने का मिनिमम होल्ड करना है अगर मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए, नहीं तो मेरा शॉर्ट टर्म इनकम में आ जाएगा कैपिटल गेन में। दूसरी बात कि उसके ऊपर जो 20% टैक्स लगेगा जो लिस्टेड नहीं है। अगर आपके पास लिस्टेड थे तो 10% था, और जब लिस्टेड नहीं है तो 20% है, चाहे वो फॉरेन शेयर्स थे चाहे वो मेरे यहाँ की कंपनी में थे। तो ये शेयर्स ही हैं लेकिन अलग अलग ट्रीटमेंट है। और ये कैपिटल गेन आसान तो नहीं है, कई बार हम ही उलझ जाते हैं, हमारी भी कभी कभी खोपड़ी घूम जाती है। तो इसको ज्यादातर कैलकुलेट करते रहना चाहिए। और इसके ऊपर आपको जो कैपिटल गेन है इसका एडवांस टैक्स भी जमा कराना होता है, बल्कि 15 मार्च की लास्ट डेट है। जिन लोगों ने अभी तक कंप्यूट नहीं किया है तो वो कंप्यूट कर लें। आजकल डिपार्टमेंट एक एडवांस टैक्स की नोटिस भेज रहा है एम्प्लॉइज को, या सॉरी टैक्स पेयर्स को। और उनके पास कहीं से भी अगर कोई कंप्यूटेशन नहीं है तो एक्सपर्ट्स की हेल्प ले लें, अगर उनके एआई से वो खुद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एडवांस टैक्स जमा करा दें और आप अपना इंटरेस्ट बचाएंगे। अगर कोई टैक्स बनता ही नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन बिना कंप्यूटेशन के एजम्पशन पे ना रहें। वो जो एजम्पशन पे रहेंगे उनको ब्याज देना पड़ेगा, और ब्याज जो सरकार का है वो आपकी एफडी से डबल ही होता है लगभग, तो वो नहीं करना चाहिए। इसलिए एडवांस टैक्स जमा करा दे उसके ऊपर, ये कराना होता है कैपिटल गेन में, म्यूचुअल फंड में भी। अब अगर आपको लॉस हो रहा है, मान लो आपको इस साल कुछ शेयर्स में लॉस हो रहा है, तो वो आपस में एडजस्ट हो जाएगा इसी साल के प्रॉफिट लॉस में, ठीक है। तो अगर वो लॉन्ग टर्म है तो वो शॉर्ट टर्म के साथ एडजस्ट नहीं होता। सपोज करो मेरा लॉन्ग टर्म लॉस हो रहा है तो वो शॉर्ट टर्म में एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन है वो लॉन्ग टर्म में एडजस्ट हो जाता है, ये उल्टा है। अब अगर मैंने लॉन्ग टर्म लॉस ज्यादा है, ठीक है, तो वो मैं क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। मुझे आने वाले 8 सालों में जब भी गेन होगा उसके साथ एडजस्ट हो सकता है, अगर मैंने लॉस बुक कर लिया है तो 8 साल तक मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं लीगली। और इसके लिए एक शर्त और है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर ड्यू डेट, यानी आने वाली 31 जुलाई, अगर आपकी ऑडिट नहीं है, और अगर ऑडिट है तो 30 सितंबर तक जमा करा दें। अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे टाइम पे तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अब रह गई बात कि मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूं एज ए ट्रेडर, मैं इन्वेस्टर नहीं हूं, ट्रेडर हूं, चाहे वो इक्विटी शेयर मार्केट के ही कर रहा हूं। अब अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें स्पेकुलेटिव होती है जिसे हम इंट्राडे कहते हैं। इंट्राडे जो है वो स्पेकुलेटिव है, वो पूरी तरह से आपकी टैक्सेबल इनकम है, जो भी गेन है आपका वो टैक्सेबल है और वो आपके स्लैब में है। दूसरी बात, अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में किया है वो भी बिजनेस इनकम है। कई बार लोगों को लगता है ये कैपिटल गेन में जाएगा, बिल्कुल नहीं। चाहे छोटे से छोटा हो, वो कितने भी क्वांटिटी का आप कर रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन इज बाय डिफॉल्ट अंडर द इनकम टैक्स लॉ इज बिजनेस इनकम। तीसरा होता है मैं इक्विटी में करता हूं लेकिन मेरी ट्रांजैक्शन ज्यादा है, सिग्निफिकेंट एक्टिविटी इन ट्रेडिंग, ये टेक्निकल वर्ड है। अगर मेरी रोजाना की कुछ ट्रांजैक्शन है, महीने में ज्यादा है, मैं पैसे को घुमाता हूं बार बार मार्केट में, तो मैं ट्रेडर हूं। और ये मेरे पास ऑप्शन है, अगर मेरी कम ट्रांजैक्शन है तब भी मैं बिजनेस इनकम में दिखा सकता हूं, इनकम टैक्स ऑफिसर मना नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरी ट्रांजैक्शन ज्यादा है, फिर मैं कहूं कि मैं कैपिटल गेन में करूंगा, फिर वहां पर इनकम टैक्स आपको मना कर सकती है अथॉरिटी कि नहीं भाई आप तो बिजनेस में ही हो। और एक बार जो आपने अपना बना लिया सिस्टम कि मैं ट्रेडर हूं, तो आपको कंटिन्यू वैसे ही करना पड़ेगा। लॉ में आप दोबारा से कैपिटल गेन में नहीं आ सकते जब तक कि कोई ठोस, कोई पुख्ता आपके पास कारण ना हो कि अब मैं ये काम नहीं करता हूं, अब मैंने 25 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया है। उसके लिए आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा अथॉरिटी को। तो इन बातों का ध्यान रखें। ये म्यूचुअल फंड की टैक्सेशन की जहां तक मुझे लगता है, अगर किसी को स्पेसिफिक क्वेरी है तो मैं आंसर कर सकता हूं। और बिल्कुल, मैं बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से आपने तमाम पहलुओं को बहुत ही स्पष्ट तरीके से और हर एक का
जो टैक्स का गुणा गणित है म्यूचुअल फंड का, वो आपने पूरी तरह से सामने रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर हमारी इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातों को बहुत ही आसान भाषा में हमारे आम निवेशकों के सामने रखने के लिए। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आपके सवाल जवाब का सिलसिला होगा, कई और पहलुओं पर बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।